गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर के भीतर आप सबका स्वागत है। ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट और पॉलिसीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया। इसी में एक पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटेंसी भी थी, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अंग्रेजी पावर भारत में सबसे सुप्रीम पावर है और सारी रियासतों से ये बड़ी है, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सारी देसी रियासतें अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार करें और इस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। इसी कड़ी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी नाम आता है, जिसके तहत उन्होंने 17 झांसी और नागपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अवध और सिंध पे भी अंग्रेज़ों की नज़र थी। अवध को चूँकि उनके साथ सब्सिडरी अलायंस हो चुकी थी, तो वहाँ पे उन्होंने उस समय के तत्कालिक नवाब वाजिद अली शाह को मिसगवर्न करने के एवज में 1856 में लॉर्ड डलहौसी ने उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया और नवाब को पेंशन देकर मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि बंगाल में है। सिंध पे भी अंग्रेज़ों की नज़र थी। सिंध जो है वो एक महत्वपूर्ण जगह था। अंग्रेज़ों को इस बात का हमेशा खतरा रहता था कि रशियन इन्वेशन जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू भारत में हो सकता है और इसके लिए सिंध को अपने आप में ऑक्युपाई करना ज़रूरी है। तो सिंध को उन्होंने 1839 में उस समय के जो सर चार्ल्स नेपियर थे, उन्होंने सिंध को भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य के तहत मिला लिया। अब बात करते हैं कि जब टेरिटरी को पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से एक्सपेंड कर लिया, तो क्या कुछ वो गवर्न कर रहे थे, कैसे उनका गवर्निंग भारत के भीतर में हो रहा था। शुरू में क्लाइव की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत में एक क्लर्क की हैसियत से आया था और जब वो वापस इंग्लैंड गया तो उसने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली थी जिससे उसे सालाना 40,000 पाउंड का इनकम होता था। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि थी। इससे आप समझ सकते हैं कि करप्शन का लेवल अंग्रेजी जो शासक थे, अंग्रेज के जो ऑफिशियल्स थे, उनमें करप्शन किस हद तक बढ़ गया था। और इस बात से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चिंतित थी कि इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स जब वापस इंग्लैंड आएंगे तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के भीतर भी उनका दबदबा कायम होगा और वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो ब्रिटिश हुकूमत है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होगी। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने एक बिल पास किया, जिसके तहत कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष उन्हें रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने की बात कही गई। इसी क्रम में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया और इस एक्ट ने बंगाल प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के हवाले कर दिया और इसकी मॉनिटरिंग 4 मेंबर काउंसिल्स को दे दी गई। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल इलेक्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई फोर्ट विलियम में, कोलकाता में। और इसके साथ साथ भारत के जो गवर्निंग स्टाइल थी वो ब्रिटिश कायदे कानून के अनुसार होने लगी। पिट्स इंडिया एक्ट भी बनाया गया 1784 में करप्शन से निजात पाने के लिए, और इसने ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाई जिसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश
पार्लियामेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त रूप से देश को गवर्न करने का काम करते थे। यानी कुल मिलाकर हम यूँ कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर एक्टिविटी था वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बनाने की तरफ था, और इसके लिए उन्होंने करप्शन का भरपूर सहारा लिया। इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, तमाम तरह के एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सही चल पाए इसके लिए ढेर सारे कोर्ट की भी स्थापना की गई, जो कि ब्रिटेन के कायदे कानून के अनुसार न्याय का काम करते थे। लेकिन इंडियंस के लिए कोर्ट अलग थे और ब्रिटिशर्स के लिए कोर्ट अलग थे। आफ्टर सम टाइम द काउंसिल वाज रिड्यूस्ड टू 3 members and Governor General was given the power to overrule the majority. The independent power of the governors of Bombay and Madras were cut down, whereas the governor of Bengal was given more power in cases of war, revenue and diplomacy. Thus, Calcutta automatically turned into the capital for the company activities. इस तरह से जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का काम किया बाय मेकिंग गवर्नर जनरल सुप्रीम पावर ओवर द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रेसिडेंसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल के हिसाब से, और ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल प्रिविलेज दिया गया और वो भारत में रूल करे इस चीज़ को काफ़ी हद तक लिमिट किया गया, और साथ ही साथ ये भी प्रबंध किया गया कि ट्रेडिंग राइट्स किसी और कंपनी को भारत के भीतर न दी जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की भी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे अच्छा से होगा, इसके लिए सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी सिस्टम की भी स्थापना की गई, जिसको हम अगले क्लास में ऑडियो में देखेंगे। पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को देखिए, उसे समझिए, उसका आंसर करिए। ढेर सारी घटनाक्रम है, चूँकि ब्रिटिशर्स भारत के भीतर 300 साढ़े 300 साल तक रहे, तो इस दरमियान बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी हुए, पॉलिसीज़ बनी। देसी रियासतों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, बहुत सारी चीज़ों के तहत भारत में ब्रिटिश हुकूमत के भीतर मिलाया गया। तो ये लंबी कहानी है, लंबी चीज़ें हैं, इनको आप पीडीएफ में आराम से, धीरज के साथ, धैर्य के साथ पढ़ते रहें और ऑडियो के सपोर्ट से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें।